अन्ना हजारे की इस मुहिम में अरविंद केजरीवाल सबसे आगे थे, इसके संयोजक थे। इस रैली को, रामलीला मैदान के इस शो को संघ परिवार ने ये बताया था कि ये उनके सहयोग से था। कुमार विश्वास जो अरविंद केजरीवाल के बहुत नजदीक थे, राहुल गांधी के खिलाफ उन्हें चुनाव मैदान में भी आम आदमी पार्टी ने उतारा था, आज अरविंद केजरीवाल के साथ नहीं। नाज़रीन आदाब, मुझे आज जिस विषय पर बोलना है वो है दिल्ली सरकार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया की शराब घोटाले के मामले में गिरफ्तारी और उनका जेल जाना। क्या सच में कारण शराब घोटाला और उसमें उनका संलिप्त पाया जाना है, या फिर इसके पीछे कुछ राजनीतिक कारण भी हैं? राजनीति में सब कुछ वैसा नहीं होता जैसा कि दिखाई देता है। आज के इस घटनाक्रम को अच्छी तरह समझने के लिए हमें आम आदमी पार्टी के जन्म 2 अक्टूबर 2012 और उससे पहले अन्ना हजारे की रामलीला मैदान पर रैली को समझना होगा। अरविंद केजरीवाल अन्ना हजारे की उस रैली के मुख्य पात्र थे। और भी कई लोग थे, लेकिन प्रमुख संयोजक अरविंद केजरीवाल थे। रामलीला मैदान की इस रैली को या कांग्रेस के विरुद्ध में किए गए इस अभियान को चलाने में अन्ना हजारे के अलावा जिन महत्वपूर्ण लोगों ने हिस्सा लिया उनमें किरण बेदी, जो बाद में मेघालय की गवर्नर बनी, बाबा रामदेव जो उसके बाद देश के बड़े उद्योगपतियों में, पूंजीपतियों में गिने जाने लगे, अरविंद केजरीवाल जिन्होंने 2 अक्टूबर 2012 को आम आदमी पार्टी के नाम से एक पार्टी बनाई जिससे रातों रात प्रसिद्धि हासिल हुई और वो दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए। उसके बाद पंजाब विधानसभा के हाल ही के चुनावों में उनकी पार्टी की जीत हुई। एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि जिस वक्त अन्ना हजारे की इस मुहिम में अरविंद केजरीवाल सबसे आगे थे, इसके संयोजक थे, इस रैली को, रामलीला मैदान के इस शो को संघ परिवार ने ये बताया था कि ये उनके सहयोग से था। यानी अन्ना हजारे और उनके साथ जो लोग महत्वपूर्ण भूमिका में थे वो सब स्क्रिप्टेड था। उसकी व्यूह रचना संघ परिवार ने की थी और उसके मुख्य पात्र अरविंद केजरीवाल थे। उनकी इस राजनीतिक या सामाजिक यात्रा में उनके जो पुराने साथी थे उनमें प्रशांत भूषण, जो आज उनके साथ नहीं है, योगेंद्र यादव, उनके राजनीतिक दल आम आदमी पार्टी बनाने के बाद भी उनके साथ थे, जो आज नहीं है, कुमार विश्वास जो अरविंद केजरीवाल के बहुत नजदीक थे, राहुल गांधी के खिलाफ उन्हें चुनाव मैदान में भी आम आदमी पार्टी ने उतारा था, आज अरविंद केजरीवाल के साथ नहीं है। शायद ये तीनों लोग संघ परिवार की भावी योजनाओं में फिट नहीं बैठते थे। अरविंद केजरीवाल से उनकी नापसंदीदगी की वजह क्या है ये वो जाने और उनसे संबंधित लोग, लेकिन एक बात तो सब जानते हैं कि ये तीनों तब भी सेकुलर थे, आज भी सेकुलर हैं
और इनका रामलीला मैदान की रैली से या करप्शन के विरोध में किए जाने वाले इस बड़े अभियान से कोई संबंध था तो निश्चित रूप से सिर्फ करप्शन के विरोध में था। लेकिन अरविंद केजरीवाल को इससे आगे की भूमिका में जाना था, किरण बेदी को इससे आगे की भूमिका में जाना था। वो मेघालय की गवर्नर बनी, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने और आहिस्ता आहिस्ता अब उनकी पार्टी का विस्तार हो रहा है। हाल ही में मध्य प्रदेश के दौरे में उन्होंने ऐलान किया कि वो सभी 230 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी उनके जाने का इरादा है। मैं कुछ खास बातों की तरफ इशारा करना चाहता हूं। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है पिछले 9 साल से, और अगले चुनाव में भी कम से कम भारतीय जनता पार्टी 2024 में विश्वस्त नजर आती है। उसे अगर कहीं कोई दिक्कत है तो आज के विपक्ष से, जिनमें विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस सबसे अहम रोल निभा रही है, और उनमें भी राहुल गांधी लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए सरदर्द बने हुए हैं। जिस तरह उन्होंने पार्लियामेंट में अडानी के इशू को उठाया, उसके बाद अपनी लंदन यात्रा में भारतीय जनता पार्टी के विरोध में चर्चाएं की, जिस पर आज हंगामा है। मैं इस विषय पर इस समय गुफ्तगू नहीं कर रहा हूं, अलग से गुफ्तगू करूंगा। कहना यह चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अब विपक्ष को मैनेज करने में या विपक्ष प्लान करने में जुटी हुई है। मेरे शब्दों को अच्छी तरह समझे। भारतीय जनता पार्टी अब विपक्ष को मैनेज करने में और विपक्ष को प्लान करने में जुटी हुई है। सरकार बनाना तो उसका उद्देश्य है ही, उसे अपनी पसंद का विपक्ष भी चाहिए। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों तक बहुत मुखर रूप से भारतीय जनता पार्टी की विरोधी थी, लेकिन उनके भतीजे का जद में आना, मुकुल राय उनके मंत्री का जेल जाना कहीं ना कहीं उन्हें कमजोर कर गया, और आज वो ईडी के खौफ से पूरी तरह बाहर हैं। ऐसा कहा नहीं जा सकता। यही वजह है कि अब उनकी भाषा पहले से बदलती जा रही है। एक नर्म गोशा उनके दिल में नजर आता है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश में पार्लियामेंट की 80 सीटें हैं, और कहा जाता है कि दिल्ली की गद्दी तक पहुंचने का रास्ता उत्तर प्रदेश से जाता है। 1 मार्च को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन की जन्मदिन की पार्टी में अखिलेश यादव भी मौजूद थे, जहां कांग्रेस प्रेसिडेंट खड़गे भी थे, और भी कई प्रमुख नेता थे। और देखा जा रहा था, समझा जा रहा था कि ये एक सेकुलर मंच के गठन की तैयारी है। लेकिन मार्च का महीना खत्म होने से पहले ही अखिलेश यादव की तरफ से 2 महत्वपूर्ण बयान सामने आए। एक तो उन्होंने अमेठी का दौरा किया और जाहिर किया कि अमेठी और रायबरेली से भी उनके उम्मीदवार होंगे। 200 सीटें अब तक वो कांग्रेस के लिए छोड़ते रहे थे। दूसरी बात, सभी 80 सीटों पर इलेक्शन लड़ने का उन्होंने ऐलान किया। पता नहीं अगली बात जो मैं कह रहा हूं उसका इस सबसे कोई संबंध है या नहीं, लेकिन राजनीति में बेवजह कुछ नहीं होता। मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव पर आपसे आय से अधिक संपत्ति के जो मुकदमे विचाराधीन थे, उसमें उन्हें राहत मिली। क्या कारण उनकी इस 2 बयानात का है, या वास्तव में उन्हें राहत मिली है? क्योंकि उन मामलों में उन्हें राहत मिलनी चाहिए। बात करते हैं अरविंद केजरीवाल पर। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं,
जहां पार्लियामेंट की सिर्फ 8 सीटें हैं। पंजाब में उनकी पार्टी की सरकार है, जहां लोकसभा की सिर्फ 13 सीटें हैं। दिल्ली और पंजाब में अभी लोकसभा में उनका एक भी कैंडिडेट जीतकर आया नहीं है। यानी 13 और 8 21 लोकसभा सीटों में से एक भी लोकसभा की सीट पार्लियामेंट में आम आदमी पार्टी के पास नहीं है, अरविंद केजरीवाल के पास नहीं है। इसके बावजूद मीडिया जब भी विपक्ष में प्रधानमंत्री के चेहरों को सामने रखता है तो राहुल गांधी के अलावा अरविंद केजरीवाल का चेहरा भी उन्हें नजर आता है। पश्चिम बंगाल की 42 सीटों में बहुत प्रभावशाली हैं ममता बनर्जी। बिहार में नीतीश कुमार और लालू यादव का गठजोड़, उनमें से जो भी एक चेहरे को सामने रखे वो भी एक सवाल पैदा होता है। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, वहां का भी सवाल पैदा होता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल का प्रधानमंत्री पद के दावेदारों में मीडिया के जरिए प्रचारित किया जाना क्या राहुल गांधी के कद के बराबर उनको लाकर खड़े करने की योजना है? क्या कहीं पर्दे के पीछे भारतीय जनता पार्टी आने वाले कल में उन्हें विपक्ष का नेता प्लान कर रही है? और आज जो कुछ हो रहा है ये आपसी सहमति से हो रहा है, जिसमें शामिल हो सकता है मनीष सिसोदिया का शराब घोटाले में जेल जाना। अब अगर उनका रोल यही समाप्त हो जाता है, उनकी भूमिका यही समाप्त हो जाती है, तो वो बेदाग बरी हो जाएंगे। इसलिए ये तो सब जानते ही हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिसे बचाना चाहती है उसे बचाने के तरीके वो ढूंढ लेती है। हैदराबाद में निरमा वॉशिंग पाउडर के जो बैनर लगे उनके पीछे संदेश यही था कि भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाइए, उसकी व्यूह रचना में शामिल हो जाइए और दूध के धुले साबित हो जाइए। या फिर अरविंद केजरीवाल एक और बड़े बलिदान के लिए मानसिक रूप से तैयार हो चुके हैं। जैसे उन्होंने बलिदान दिया योगेंद्र यादव का, प्रशांत भूषण का, कुमार विश्वास का, अब मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन का बलिदान देने के लिए मन बना चुके हैं। इसलिए कि कहीं भी अभी तक इस घोटाले की चर्चा में जितना मनीष सिसोदिया के इर्द गिर्द सुई घूम रही है, जितना उनका नाम प्रचारित किया जा रहा है, उतना ना तो पार्टी को बदनाम किया जा रहा है और ना ही अरविंद केजरीवाल को पार्टी लीडर के नाते बदनाम किया जा रहा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि पार्टी की छवि को बचाए रखना है ताकि वो आगे काम आए? अरविंद केजरीवाल की छवि को बचाए रखना है ताकि वो आगे काम आए? राजनीति में कुछ भी हो सकता है। या फिर एक और दृष्टिकोण से, एंगल से भी इसको समझना होगा। आमतौर पर आपने देखा होगा कि एनकाउंटर्स में कुछ पुलिस के लोगों को भी गोली लगती है। अब ये चाहे बटला हाउस की बात हो या कोई और बात हो, जहां एनकाउंटर सफल होता है वही उसकी सार्थकता को सिद्ध करने के लिए, एनकाउंटर को असली साबित करने के लिए जरूरी होता है कि गोली किसी अपने को भी लगे। तो इस भ्रष्टाचार के विरोधी अभियान में क्या ये मनीष सिसोदिया का एक ऐसा ही बलिदान है कि जितने भी ईडी के छापे हैं उन सब को तर्क संगत और न्यायोचित साबित करने के लिए कहीं ना कहीं अपनों में से भी किसी को निशाना बनाया जा सकता है।
जैसा कि बार बार कहा जाता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की किसी भी लीडर पर ईडी का छापा नहीं पड़ता, उसके सहयोगी पर ईडी का छापा नहीं पड़ता। साफ तौर पर तो अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी नहीं है, लेकिन जैसा कि मैंने उनका इतिहास सामने रखा, उनके इतिहास में भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार से उनके रिश्तों को समझा जा सकता है। आज मनीष सिसोदिया के ताल्लुक से इतनी देर बाद अगर मैं चर्चा के लिए आपके सामने उपस्थित हुआ हूं, तो यही है कि समझना होगा कि के कविता को शराब घोटाले के तार उन तक पहुंचना, क्या जिस तरह मैनेज किया गया ईडी के जरिए ममता बनर्जी को, उसी तरह केसीआर को मैनेज करने की योजना है। जिस तरह ताज कॉरिडोर मामले से राहत मिली मायावती जी को, और उसके बाद उनका कितना झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ हुआ, ये किसी से छिपा नहीं है। बल्कि यहां तक भी कि अखिलेश यादव ने कहा कि बीएसपी के उम्मीदवार तो भारतीय जनता पार्टी तय करेगी, जिसके जवाब में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि समाजवादी पार्टी के लोकसभा उम्मीदवारों का चयन भी भारतीय जनता पार्टी करेगी। ये आरोप प्रत्यारोप हो, तंज हो या केवल राजनीतिक भाषा हो, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं होने जा रहा है कि सच में भारतीय जनता पार्टी केवल अपने ही उम्मीदवार तय न करे, बल्कि अपोजिशन पार्टीज को दबाव में लाकर किसी भी तरह उनके उम्मीदवार भी तय करे। फिर लोकतंत्र की रूपरेखा क्या होगी और वो किस रूप में सामने आएगा, आप समझ सकते हैं। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं इस समय आपके बीच उपस्थित हुआ था। अब इजाजत चाहूंगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।